नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश 2 साल मोदी सरकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम खास बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की। पीएमओ कैसे काम करता है, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सोच है सरकार की, और पूर्वोत्तर में कमल तो खिल गया है लेकिन और क्या गुल खिलाएगी सरकार, और यह बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट का भी कार्यभार इनके कांधों पर है। और इनके बातों का जवाब देने के लिए, काट करने के लिए मेरे साथ हैं, युवा हैं लेकिन तजुर्बेकार हैं, तो मैं वरिष्ठ कहूंगा, कांग्रेसी अजय माकन मेरे साथ हैं, जेडीयू के केसी त्यागी साहब। ये सीधा सवाल है डॉक्टर साहब, क्या जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व इस बात को समझता है कि जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनका किस प्रकार से संवैधानिक सम्मान करना है, और निश्चय ही हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। बार बार ये प्रश्न फिर भी आता है तो मैंने अपने आप से कई बार प्रश्न करता हूं कि ये प्रश्न क्यों आता है। मुझे ऐसा लगता है कि गत वर्षों का जो ये मानसिकता है उसकी कंडीशनिंग के चलते शायद ये एक धारणा बनी है कि सरकार सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करती है। हो सकता है ऐसा होता हो गुजरे जमाने में, परंतु हमें एनआईए के ना इसकी आदत है, ना स्वभाव है, और ना ही संवैधानिक मर्यादा की अनुकूल। एनआईए के काम में निश्चय ही नहीं। किस प्रकार अभी वाकया सामने आता है पेश, एटीएस जो चार्जशीट दाखिल करती है उसके बिल्कुल उलट एनआईए चार्जशीट दाखिल करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया, बरी नहीं, क्लीन चिट दे दी जाती है। चार्जशीट तो अभी बरकरार है, कोर्ट अपना फाइनल फैसला लेगी। देखिए, एक एटीएस की रिपोर्ट जो अशोक चक्र हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीतने वाले हेमंत करकरे ने तैयार की, उसकी बखियां उधेड़ दी जाती है एनआईए की चार्जशीट में। देना ही नहीं है सीबीआई या किसी अन्य संस्था से। हो सकता है पिछली सरकार करती हो ऐसा, हम नहीं करते ऐसा। अच्छा, हम संविधान का सम्मान करना जानते हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, मैं वो भी नहीं कहूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी पर कोई आपके नेता आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं ये प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ इसलिए हूं कि सीबीआई किस प्रकार की जांच कर रही है ये हम भी नहीं जानते। और क्यों जाने हम, क्यों जाने ये, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा है। इन्वेस्टिगेशन था आपके जमाने में, सीबीआई अब स्वतंत्र है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से कम से कम 26 मई 2014 से सीबीआई पूरी तरह आजाद हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जितेंद्र सिंह जी, 2 चीजें छोटी छोटी। एक, जो कमिश्नर पुलिस अहमदाबाद के जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई लग जाते हैं, एसपी सूरत के एसपी सीबीआई लग जाते हैं, डीएसपी सूरत के सीबीआई में लग जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर अहमदाबाद के सीबीआई के अंदर लग जाते हैं। 5 ऑफिसर्स सीबीआई के सिर्फ अहमदाबाद सूरत, जिन लोगों ने मोदी जी के अंडर काम किया, चुन चुन करके नहीं आए। एक दूसरा, आपने बड़ा अच्छा किया, आपसे सवाल क्यों पूछें इस बात का, एनआईए का। आप तो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। ये 6 जनवरी की चिट्ठी है जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु साहब ने डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लिखा है, और इसके ऊपर, ये 6 जनवरी की चिट्ठी के ऊपर एनएसए होम सेक्रेटरी को लिखते हैं, होम सेक्रेटरी नीचे लिखते हैं, और सबके लिखित के अंदर कहा जा रहा है कि एज वी हैव डिस्कस्ड। ये है मेरे सामने। अच्छा है, देख लीजिए, सब लोग देखें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट तक के प्रज्ञा जी और कर्नल पुरोहित गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई भी, किसी भी किस्म से उनको कोई राहत नहीं दी। हेमंत करकरे साहब ने 5000 पृष्ठों का जनवरी 2009 के अंदर बना करके चले गए इन्वेस्टिगेशन का, उसको आपने केवल एक्यूज्ड की चिट्ठी के ऊपर आपने उसके ऊपर कार्रवाई कर ली और एनआईए ने केस विड्रॉ कर लिया, एनआईए ने क्लीन चिट दे दिया। अब आप कहते हैं कि हमसे मत पूछिए, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं या नहीं है? क्या एनएसए प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या नहीं है? क्या ये उन्होंने मार्क होम सेक्रेटरी को किया है या नहीं किया है? इससे बड़ा कैसे और इंटरफेरेंस हो सकता है? डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं इंतजार कर रहा था कि प्रश्न समाप्त हो जाए, बड़ा लंबा है। तो पहली बात तो ये कि शुरू में जो इन्होंने कहा कि फलां अहमदाबाद से उठ के गुजरात में दिल्ली आ गए, फलां ये, तो मैं सोच रहा था कि शायद अब ये भी कहेंगे कि मोदी जी अहमदाबाद से उठ के गुजरात से प्रधानमंत्री कैसे बन गए।
ये कोई बात ये नहीं। क्या बात हुई? ये तो कोई ये बात क्या नहीं। बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। सभी ये तो प्रजातंत्र बनी नहीं। में कहां से कौन उठ करके आया है? कल तो ये भी एक सवाल किया जाए कि मोदी जी भी गुजरात से उठ करके क्यों आ गए? भसे लोगों को ये भी हजम नहीं हो रहा 2 साल से। ये भी एक चिंता है। लेकिन दूसरी बात ये कि पीएमओ में हूं तो इसीलिए समझता हूं कि सीबीआई में हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं। पीएमओ के दायित्व को समझते हुए, उसका एहसास करते हुए मैं ये कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कि हम सीबीआई के कामकाज में पर हस्तक्षेप त्यागी नहीं साहब भी करेंगे। इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी बात से? ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है? ऐसा है कि त्यागी साहब अच्छा, आप दोनों से नहीं रख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर एक और टेक मिल रहा है जी। मेरा दोनों से कहना है कि जब इस वक्त जहां फर्जी मुठभेड़ हुई उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और गुजरात में आपके जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर मुख्यमंत्री थे। उसको लेकर के जो आज वहां पर बने हुए हैं पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी पांडे, तो मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन में गया था, उस समय वहां के कमिश्नर थे और उन पर 4 हत्याओं का इल्जाम है मिस्टर पी पांडे पर। आईपीसी के तहत इस तरह के किसी अभियुक्त को 68 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने तो बहुत पाप कर रखे हैं आपके मुताबिक, लेकिन इन्होंने भी ये पाप करने का साहस नहीं जुटाया कि 4 कत्ल के मुजरिम को किसी स्टेट का पुलिस का हेड बना दिया जाए, मिस्टर पी पांडे बने। नंबर 1। नंबर 2, इसरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में जितने भी अभियुक्त थे, आपकी सरकार आने के बाद सब छूट गए। और इनके जमाने में जो भी, चाहे वो मक्का मस्जिद के हों, चाहे अजमेर के हों, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित हो, अब वो सब पे एनआईए भी, पहले कहते थे ना कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी हो गया नरेंद्र मोदी एनआईए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सारे के सारे लोग जो हैं वो छुट गए हैं, उनको ले जाकर के स्नान कराए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, होली डिप हो रहे हैं। खैर, किसी को भी अपने मजहब के मुताबिक काम करने का अधिकार है। मेरा लेकिन सवाल ऐसा पहली बार हुआ। मेरा सवाल, अभी भी आरोपी विचाराधीन है, अभी मामला, उसे इस तरह से इजाजत दी जाए, वो धरने पर बैठ जाती हैं और उनको सिंगल्स को मेले में जाने दिया उसने और उसके उस आदेश को सरकार ने माना। मेरा ये कहना ये है कि क्या सीआईए, क्या सीबीआई, क्या एनआईए, चाहे इनका राज हो या इनका राज हो, उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने की इजाजत होगी या पिंजरे के तोते ही बने रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा? ऐसे में डॉक्टर साहब एक और जो आरोप आप लोगों पर लगता है, देखिए, आतंकवाद को लेकर अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, उसको धर्म मजहब के नजरिए से भी नहीं देखा जा सकता है। हम गुजरात की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक है, आप जम्मू कश्मीर को यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे बेहतर समझते हैं। आपकी सरकार बनती है, वहां पर मसारत आलम जैसा आतंकवादी अलगाववादियों से छोड़ दिया जाता है, वहां पर आप कुछ नहीं कहते हैं और फिर कहते हैं कि आतंकवाद पर हम सख्त हैं। देखिए, ये बार बार प्रश्न आता है। पहली बात तो ऐसा नहीं है, मसारत आलम को जब छोड़ा गया और उसको बाद में गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी हाँ, बाद में किया गया, पर आप लोगों की बोलती बंद थी, कुछ नहीं बोले आप। ऐसा नहीं है। अब हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। और दोबारा से अब खबरें आ रही हैं, जितनी बार खबरें आएंगी, जितनी बार खबरें आएंगी, उतनी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता आप सत्ता छोड़ देंगे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। किसने कहा? अच्छा, सत्ता भी नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप 2 मिनट दें तो मैं इसको समझाऊंगा क्यों नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक विचित्र किस्म का मैंडेट आया। मैंने तो नहीं मांगा जाके, जनता ने दिया ना। यू कैन कॉल इट एक्सीडेंटल वर्डिक्ट, इन्फ्लिक्टेड वर्डिक्ट। ये मैंडेट आया जिसके परिणाम स्वरूप 2 राजनीतिक दल प्रमुख तौर पर सामने आए। एक को 28 सीटें मिली, हमें लगभग उतनी ही सहयोगियों के साथ 27 मिली। 3 महीने वहां पे राज्यपाल शासन लगा। हमारे ऊपर यह आरोप आने लगा कि सरकार बनने में क्यों आप सहयोग नहीं कर रहे, क्यों आप अपनी प्रजातांत्रिक दायित्व से पीछे हट रहे हैं। और इसलिए लोगों के मैंडेट का सम्मान करते हुए एक समझौता किया गया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्री टू डिसएग्री, कि अपनी अपनी विचारधारा को हम नहीं छोड़ेंगे। किसने कहा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल नहीं छोड़े। ऐसे बॉर्डर स्टेट नहीं चलते। सत्ता की मलाई को छोड़ करके आप मेरे पीडीपी में क्या कॉमन है, वो जानना चाहता हूं। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आपकी देर से खत्म होती है। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ना छोड़ा है और ना ही किसी और को उनका कॉपीराइट दिया है। हमारी परवरिश, हमारी तरबियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक हुई है। हमारा गर्व है। और जम्मू कश्मीर की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्राणों की आहुति गई।
वहां कैसे उसको उनकी एक प्रतिमा नहीं बिल्कुल लगी। नहीं। जितेंद्र जी, आज तक उनकी एक प्रतिमा नहीं लगी। लेकिन यदि दो प्रमुख राजनीतिक दल आगे आकर के एक एजेंडा ऑफ अलायंस अगर या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना बनाते तो वो भी अपने प्रजातांत्रिक दायित्व से पीछे हटना था। भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले जनसंघ और उससे पहले प्रजा परिषद, इन तीनों के नेता जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जवाहरलाल जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात का खंडन करें। जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे। सरदार पटेल ने प्रस्ताव रखा गृह मंत्री के नाते और जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा उस दिन नहीं दिया, आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जिसमें धारा 370 का प्रोविजन भी महाराजा हरि सिंह के कहने से जोड़ा गया था। उनका इस्तीफा हुआ 1950 में मंत्रिमंडल से। एक दूसरा, उनकी मृत्यु हुई है जम्मू कश्मीर में जेल के अंदर। दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी नेता की किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। और वो वहां पर एक नारा देकर के आंदोलन कर रहे थे, दो संविधान दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दो निशान, दो संविधान थे तो उसके विरुद्ध वो आंदोलन कर रहे थे और उनकी इसी में मृत्यु हुई, जिसका हम सब लोगों को, देशवासियों को अफसोस है। उसके बाद जिस दिन मुफ्ती साहब की शपथ होती है और निर्मल सिंह जो इनकी पार्टी के नेता हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते हैं, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री और स्वयंसेवक जाते हैं वहां पर, जो उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया है। वहां पे दो संविधान रखे हुए थे, दो विधान रखे हुए थे और मुफ्ती साहब बैठे हैं, निर्मल सिंह बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जिनके पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोनों के हर विषय के ऊपर जब कांग्रेस ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तब हम डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है ना, तब हालात ठीक थे, तब हालात ठीक हो गए। हम मुफ्ती साहब की पिछली सरकार कांग्रेस के साथ, हमारी विचारधारा ये है कि बीजेपी कैसे बीच में आ गई। जितेंद्र, कोक से जन्मे हैं, अपनी कोक को भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से और ना ही किसी को मौका देंगे हमें याद करवाए कि हमारी कौन कौन किस कोक से जन्म हुआ। उस समय शायद आपको याद होगा एक मिली जुली सरकार बनी थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। एक तो वो आप आधी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, जब 1947 में इनफैक्ट इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन जी इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया था, उसको इतिहास में लिखा हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे आप टोकिएगा। That was known as interim government, which came into being with the first Governor General of India being राजगोपालचारी। आप बच्चों को पूछिए अपने घर में, उनको पढ़ाया जाता है। मान रहे हैं। एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए, अब 2 मिनट सिर्फ दीजिए, बाद में कहिएगा सब झूठ बोला मैंने। 1950 में जनसंघ का जन्म ही नहीं हुआ था, नहीं हुआ, लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महानता थी। कोई आजकल छोड़ता है मंत्री पद? ही वॉज मिस्टर कॉमर्स इंडस्ट्री, उन्हें छोड़ दिया। उन्हें कहा कि चूंकि हमारी विचार एक नहीं है तो मैं इस सरकार, एक मिनट सुन लीजिए साहब। ये तो अब हम अरे इतिहास नहीं, अब उन्होंने, अरे मैं नहीं गया, वो गए, लेकिन इतिहास को मैं गलत नहीं बयान होने दूंगा। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। पर किस मुद्दे पर अरे छोड़ा? आप बात एक वहां मिनट, पर एक है। मिनट, नहीं, आपने इतिहास को गलत थोड़ा बयान कर दिया। अब आइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे। अब आपने कहा कि दो निशान दो विधान। हम लोगों ने वहां संघर्ष किया है, धरने दिए हैं, गिरफ्तारियां दी हैं, हम उससे ज्यादा उस बात का महत्व नहीं समझते। लेकिन जैसे मैंने पहली बात तो ये, शपथ ग्रहण उस दो, अरे आप समझ, हाँ तो वो उसका अगर आप 2 मिनट देंगे तो समझ आ जाएगा आपको। पहली तो ये गलत बयानी है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में पीडीपी ने ये लिखा है कि 370 हटा दी जाएगी ग्रेटर, क्या कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप दस्तावेज यहां लाइए, देखिए। हम नहीं रेटोरिक की बात नहीं है, आज एविडेंस नहीं लिखा मैं कह रहा हूं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट होने के नाते बहुत ही संवेदनशील इलाका है और मैं जो भी कुछ बोलूंगा मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, मैं खुद एमएचए के अंदर MOS रहा हूं, मैंने बड़े नजदीक से ये सब चीजें देखी हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं सिर्फ
कि पिछले 1-1.5 वर्ष से, खास तौर के ऊपर 1 वर्ष से कश्मीर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं और आज भी कश्मीर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, इसको और खराब मत होने दें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री को अपनी खुद की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, अब आज दोबारा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि बाई इलेक्शन होंगे, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि मैं बाई इलेक्शन वहां पर नहीं करवा सकती हूं। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस 2-2 सैनिक मारे जाते हैं क्योंकि जो मोर करने वाले जो लोग होते हैं, शोक सभा में साथ चलने वाले टेररिस्ट के साथ में इतने लोग होते हैं कि हमारे वहां पे सैनिकों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उनका मुकाबला करें। 2 सैनिक मारे जाते हैं। इन विंटर्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। ये तो बॉर्डर स्टेट के हैं, मैं हैरान था, अभी डिफेंस मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है पार्लियामेंट के अंदर, पहली बार विंटर्स में ऐसा हुआ है कि 27 बार क्रॉस बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लोग घुसपैठ के अंदर आपने पाकिस्तान का जो एक मिनट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मैं कहना चाहता हूं। देखिए, दोनों की दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टीज हैं। पीडीपी और बीजेपी दोनों के हर विषय के ऊपर जब कांग्रेस ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तब हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं है ना, तब हालात ठीक थे, तब हालात ठीक हो गए। हम की पिछली सरकार कांग्रेस के साथ, हमारी विचारधारा ये है कि बीजेपी कैसे बीच में। जितेंद्र जी, हमारी ऐसा कुछ नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट, तो हम पे कायम है। देखिए, मैं देखिए जितेंद्र जी देख करते हैं, पाकिस्तान से मैंडेट नहीं लिया आपने, हम कहां स्टैंड करते हैं। कभी बातचीत चल पड़ती है, कभी बातचीत रुक जाती है। नहीं, देखिए, आतंकवादी हमला हो जाता है, हमारी एनआईए उनका पूरा सहयोग करती है, वो वहां पर जाने की इजाजत नहीं देते एनआईए को। जी, ये जो इस प्रकार के जो सुरक्षा संबंधित विषय हैं, उसका इतना सिंपलिसिटिक व्यू नहीं ले सकते कि आप कहां खड़े हैं। डिप्लोमेटिक पार्लेज में भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया देश की सुरक्षा से और ना ही करेगी, लेकिन इन विषयों का संज्ञान समय समय पर लिया जाता है। पाकिस्तान को लेकर के 56 इंच का दिखाना पड़ेगा सीना, ये लोकसभा के चुनाव में नारा प्रधानमंत्री ने दिया था। इनके समय में हम इनके साथ थे, ये कहते हुए कि बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इन्फिल्ट्रेशन रोक नहीं पा रहे, बाहर से ज्यादा वारदातें होती हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, इनके शासनकाल में वारदातें कम हुई और इनके शासनकाल में वारदातें ज्यादा हो रही हैं। पठानकोट जैसा हादसा भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। अजय माकन, अभी मेरे पास वक्त की कमी है, आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर का जहां तक मसला है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी के लोग भी नहीं, वो हालात इसलिए खराब हैं कि आप सत्ता से बाहर हैं। अगर आपके जब 30 सेकंड आपके हमारे समय पे हालात बहुत अच्छे छोड़ दें, हमारे समय पे हालात ठीक हो जाएंगे।